मित्रों नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट आपका हमारे नवोत्थान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ चिरमिरी के एक एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट श्री राजकुमार मिश्रा जी। और राजकुमार मिश्रा जी जो सुर्खियों में भी रहे हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ की एसीबी को, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य ने उसे आरटी एक्ट का उसे हवाला कोर्ट का हवाला देते हुए छूट के नियम में डाल दिया गया था आरटीआई एक्ट से, उसके विरुद्ध उन्होंने लगाया था। और उसके अलावा उसका उन्होंने वैकेट कराया है उस नियम को। तो इसलिए मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं सबसे पहले तो मिश्रा जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो समाचार आया था पिछले दिनों भास्कर में, हमने वो समाचार पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। जी, ये छत्तीसगढ़, ये दैनिक भास्कर समाचार पत्र में जो समाचार छपा था कि माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश से राज्य सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना के अधिकार से मुक्त किया है। मूल बात यह था कि वर्ष 2013 में तब के सरकार की इच्छा से छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ने एक नोटिफिकेशन करके राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर। मुझे जब इस बारे में पता चला तो मेरा तर्क ये था कि सूचना के अधिकार की धारा 24 की उपधारा 4 में ये प्रावधान किया गया है कि भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के हनन से संबंधित सूचना देने से किसी भी संस्था को मुक्त नहीं किया जा सकता। ये एक्ट में लिखा हुआ है। फिर मैं ऐसे ही सूचना के अधिकार पर एंटी करप्शन ब्यूरो के यहाँ एक जानकारी मांगा कि आपके यहाँ कितने प्रकरण भ्रष्टाचारियों के अभियोजन की स्वीकृति के लिए लंबित है। मेरा केवल ध्येय था कि अगर इस संस्था को मुक्त किया गया है तो मुझे ये पता चल जाए। मुझे ये जवाब मिला एंटी करप्शन ब्यूरो से कि छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन के द्वारा ये नोटिफिकेशन किया गया है, हम सूचना के अधिकार से मुक्त हैं, इसलिए आपको जानकारी नहीं देंगे। और उन्होंने मुझे जानकारी नहीं दी। ये मुझे अटपटा लगा। वो नोटिफिकेशन भी हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुझे भेजा था। उस नोटिफिकेशन को मैं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में चैलेंज किया और मैंने कहा कि ये भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के हनन से संबंधित कोई भी सूचना देने से किसी संस्था को मुक्त नहीं किया जा सकता। तो आखिर राज्य सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को क्यों मुक्त कर दिया है, जबकि एंटी करप्शन ब्यूरो केवल भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों की ही जांच करती है। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास कभी भी कोई महिला संबंधी अपराध, कोई लूट, हत्या, किसी भी दूसरे तरह के अपराध नहीं जाते, केवल भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों की जांच करती है। तो राज्य सरकार इसको कैसे मुक्त कर सकती है? इस आधार पर जब सुनवाई शुरू हुई तो माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस वाले कोर्ट में ये केस गया। और ये केस का मूल मुद्दा ये था कि राज्य सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को जिस तरह सूचना देने से मुक्त की है, ऐसा राज्य सरकार नहीं कर सकती। तो माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब का आदेश हुआ कि क्या आप छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट रूल जानते हैं? मैं इसमें सहमति दिया कि हाँ जानता हूं। तो उनका 2 लाइन का आदेश हुआ कि पिटिशनर इन पर्सन अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट रूल नहीं जानते। मैं अगर आप चाहेंगे तो ये आदेश की कॉपी आपको उपलब्ध कराऊंगा।
और पिटिशनर पीआईएल के लिए नए व्यक्ति नहीं है, इसलिए मेरा ये रिट पिटिशन खारिज है। जो लोग भी कानून जानते हैं या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को समझते हैं, उन सबको मालूम है कि यदि राज्य सरकार के किसी नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एंटी वायरस मामले ही फाइल होते हैं। अल्ट्रा वायरस मामलों की ही सुनवाई होती है और नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाता है। तो माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा इसी आधार पर मेरा पिटीशन खारिज हो गया। ये 2017 की बात है। फिर मैं उसी कोर्ट में रिव्यू लगाया कि इस तरह से त्रुटिपूर्ण आदेश हो गया है, कृपया इस आदेश को सुधार लीजिए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डबल बेंच चीफ जस्टिस साहब ने इसको रिव्यू को भी स्वीकार नहीं किया और मेरा रिव्यू खारिज हो गया। 2019 में मैं इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट चूंकि इन पर्सन फाइल करना था और इन पर्सन हम लोग जैसे लोग जो एक्टिविस्ट होते हैं, सचमुच के एक्टिविस्ट होते हैं, वो तो गरीब श्रेणी में आते हैं ना, हमारे पास पैसे कहां से आएंगे। जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां बहुत सारे पैसे के खर्च बता दिए लोग, क्योंकि मैं दो ऑर्डर को, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के दो ऑर्डर थे, एक मूल आदेश और एक रिव्यू पिटिशन, इन दोनों को चैलेंज किया था। इस कारण 1500 3,000 रुपए तो इसमें कोर्ट का फीस था और 5 अंतरिम एप्लीकेशन लगाया था तो 500 रुपए, वो कुल मिला के एक और अंतरिम एप्लीकेशन था 600 रुपया, 3600 रुपए की मांग कर दी गई। हम जैसे लोग इतना पैसा कहां से पाते। फिर कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई, मैं डिफेक्ट रिमूव किया, सुनवाई शुरू हुई तो मैं कोर्ट से सीधा प्रार्थना किया कि मैं 3600 रुपए दे पाने में समर्थ नहीं, तो इसको माफ कर दिया जाए। कोर्ट का कोई आदेश नहीं हुआ, लेकिन इसी बीच लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, कोरोना वायरस का प्रकोप रहा। अभी 2023 में इस केस की सुनवाई हुई, राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस केस में गलत आदेश किया है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट फिर से इस पिटीशन को सुने। आदेश यहां आ गया, पिटीशन लगा, फिर खोला गया पुराना केस और अब सुनवाई हुई और अंतिम में अक्टूबर में अभी माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का यह आदेश हुआ है। ये 25 पेज का आदेश है और बेहतरीन आदेशों में से एक है ये। इस आदेश के बाद सरकार सत्ते में है और अभी जो नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने की है, उस नोटिफिकेशन में ये बताया है कि धारा 24(4) के परंतुक का उपयोग करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त किया जाता है। अब जो लोग इस दोनों धारा को ठीक ढंग से समझते हैं और राज्य सरकार का पुराना नोटिफिकेशन और नए नोटिफिकेशन को एक साथ पढ़ते हैं तो स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के हनन से संबंधित सूचना देनी पड़ेगी एंटी करप्शन ब्यूरो को। इसके अतिरिक्त और कुछ सूचना होगा उसको नहीं दे सकती है। और माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो को मेरे इसी पिटीशन में आदेश किया गया था कि इस आदेश के 4 हफ्ते के भीतर आवेदक को सूचना दी जाए। उन्होंने ये आदेश किया और आदेश के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो जो जानकारी मुझे भेजी है वो जानकारी नहीं है जो मैं चाहता। अभी भी एंटी करप्शन ब्यूरो सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से बच रही है। मैं इस संबंध में कंटेम्प्ट का नोटिस टाइप कर रहा हूं। एंटी करप्शन ब्यूरो और सामान्य प्रशासन विभाग को इस संबंध में कंटेम्प्ट का नोटिस दूंगा और माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट का आवेदन पेश करूंगा। मिश्रा जी, ये सारा प्रकरण जो हुआ है जिसमें आपने विजय हासिल की, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो एक चीज सारे एक्टिविस्ट जानना चाह रहे होंगे
इसमें लिखा गया है, इसमें आपने मामले की सुनवाई मतलब मामले की पैरवी खुद की है। हम लोगों ने लॉ में पढ़ा है कि आदमी खुद कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ हमने पढ़ा है, प्रैक्टिकली बहुत कम देखा है, और एक उदाहरण आप भी हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि आपके पूरे प्रकरण से ये समझ में आता है कि आप आरटीआई एक्ट को और उसको बड़ी बात समझते हैं। तो बताएं सर, ये आरटीआई एक्ट में आप कब से हैं? एक्टिविस्ट कब से आरटीआई? जी, सूचना का अधिकार असल में तो मूलतः मैं भारतीय आपराधिक न्याय शास्त्र का पुरजोर समर्थक हूं, हृदय से समर्थन करता हूं, क्योंकि ये अंग्रेजी पद्धति का जो न्याय है ये बिल्कुल हम भारतीयों के अनुकूल नहीं है। अगर आप समय दें तो वो घटना बताऊं मैं कि किस तरह का न्याय भारतीय दर्शन में होना चाहिए और होना ही चाहिए, लेकिन अंग्रेजी पद्धति में न्याय ना हमारे अनुकूल है और ना अक्सर अदालतों से न्याय होता है। न्याय असल में फैसला है, या तो दोनों में से कोई एक पक्ष क्षुब्ध होता है या दोनों पक्ष खुश हो जाते हैं। आधा तुमको लो आधा तुम लो, एक रोटी हमारी है, हम रोटी को अपना हक मांगने, हमारी रोटी एक चोर चोरी करके ले गया, हम कोर्ट जाते हैं कि हमारी रोटी चोर चोरी करके ले गया, तो कोर्ट चोर को पकड़ती है। और आज की अदालतें क्या फैसला करती हैं कि ये आधा रोटी तुम्हारा और ये आधा रोटी तुम्हारा। अरे बाबा, रोटी मेरा है तो आप रोटी उसको कैसे देंगे? आज की न्याय व्यवस्था इसी तरह से है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब हमारे देश में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आया, आईटी एक्ट 2000 जब आया, तब से ही मैं इस तरह का व्यवस्था के लिए जी जान लगाया हुआ था कि कुछ ऐसा कानून आए कि हम जानकारी मांग सकें, किसी सरकार, किसी नेता से उन्होंने किया क्या ये हम जानकारी मांग सकें। वर्ष 2002-3 से युद्ध स्तर पर काम हो रहा था। अभी कुछ लोग उस बीच के राजनीतिक दलों में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। राजस्थान में सूचना के अधिकार के कारण जब मैं उस कानून को ढंग से पढ़ा समझा तो मुझे भी लगा कि ये कानून तो पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि 1975 का सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट मुझे याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को ये जानने का अधिकार होना ही चाहिए। फिर सहयोग ऐसा रहा, कुछ लोग इसमें भिड़े, 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार पर पूरे देश में लागू हुआ। मैं सूचना के अधिकार का पहला आवेदन 10 अक्टूबर 2005 को हमारे पास में एक सरगुजा जिला है, इसके कलेक्टर साहब को भेजा था और कुछ जानकारियां मांगी थी। बाद में पता चला कि जिस तारीख को ये आवेदन मिला उनको, उसी तारीख को सूचना का अधिकार देश में लागू हुआ था। मेरा ये आवेदन पाके हड़कंप मच गया था बिहार कार्यालयों में कि अब 25,000 रुपए हमारे ऊपर कम से कम फाइन लगेगा, हमारी नौकरी चले जाएगी, हमको सजा मिलेगी, बहुत सारी चीजें अधिकारी और कर्मचारियों के मन में था। तो ये तब से, जब से सूचना का अधिकार लागू हुआ, मैं तब से ही इस संबंध में पूरी ताकत पूरी क्षमता से काम कर रहा हूं। देखिए, सरकारें देती हैं और दूसरे हाथ से ले लेती हैं। ये कहा जाता है कि अधिकार देते हैं, दूसरे हाथ से ले लेते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 8 पद रिक्त हैं। 8 पद का सेटअप है, रिक्त नहीं है। 8 पद का सेटअप है कमिश्नर सूचना आयुक्त का, और अभी मात्र 2 पद भरे गए। इस तरीके से 6 पद अभी भी पूरा कार्यकाल पिछला कांग्रेस गवर्नमेंट का कार्यकाल समाप्त हो गया है और केवल 2 ही सूचना आयुक्त कार्यरत है। स्थिति ये है कि
2016 के केस आज ले रहे हैं सूचना आयोग। उनका कहना है हम क्या करें, हमारे पास केस इतने पेंडिंग है। इस तरीके से तो राज्य सूचना आयोग से भी और प्रदेश में जो स्थिति है वो ये है कि अधिकारी 8J का हवाला देके, सूचना का अधिकार अधिनियम 8J का हवाला देके, इस हर बात को 8J का हवाला देके और व्यक्तिगत जानकारी करके नहीं देते। उसके बाद आप अपील पे जाइए, वहां पर भी वही होगा, लास्ट में आप करिए। मतलब मामला आप 2016 का केस चल रहे हैं, आज कितना हो गया, 7-8 साल लग रहे हैं। 7-8 साल एक बहुत बड़ा स्पान होता है। तो आप इस जो स्थिति चल रही है, आप भी इससे 2-4 हो रहे होंगे, तो आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं, ये बताइए। देखिए, अभी आप जो छत्तीसगढ़ में 2 सूचना आयुक्तों की बात की है आप, तो इन दोनों सूचना आयुक्त की नियुक्ति को मैं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में चैलेंज किया हुआ। मैं बताया हूं कि किस तरह से, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कीजिए, वो केस है WPC 1574/2022। आप बोलिए, आप पूरे देश में सुने जा रहे हैं, आप जी, करने की जरूरत नहीं है, आप बोलिए। मैं ये बताना चाह रहा था कि किस तरह से इस केस में एक तो हमारे विभिन्न प्रकार से तर्क देने के बाद भी राज्य सरकार के इस नोटिफिकेशन को, जिसमें दोनों सूचना आयुक्त की नियुक्ति को किया गया था, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा स्टे नहीं मिला और वो केस की सुनवाई अभी भी चल रही है। कई न्यायमूर्ति के कोर्ट के टेबल से ये जा चुका है, कोई भी न्यायमूर्ति इसमें अंतिम निर्णय करने को तैयार नहीं है। और आप जान के आश्चर्य होगा कि वर्तमान में सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केवल 3 साल का होता है। अभी मार्च 2024 में छत्तीसगढ़ के दोनों सूचना आयुक्तों का पद रिक्त हो जाएगा। हमने इन्हीं पद को चैलेंज किया है। अगर हाईकोर्ट से ये 2 पदों के चैलेंज को स्वीकार नहीं किया जाता है और आदेश नहीं किया जाता है, तो मार्च के बाद इस हमारे पिटीशन का औचित्य समाप्त हो जाएगा। जी, सुनवाई नहीं हो रही। आप ठीक कह रहे हैं कि मैं ऐसे सूचना आयुक्तों से भी 2-4 होता हूं और दुखी हूं। ये दोनों आप बेहतर जानते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र के सूचना आयुक्त है। निश्चित रूप से मुझे भी समझ में आता है कि, और ऊपर से आप कहेंगे ना, तो जिस तरह की सुनवाई हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ सूचना आयोग में हो रही है, ये किसी भी तरह से कानूनी रूप से सुनवाई नहीं है। विधिक हियरिंग है ही नहीं, लीगल हियरिंग है ही नहीं। बहुत आसान तरीके हैं कि केस का डिस्पोजल किया जाए और स्पीड से डिस्पोजल किया जाए। तारीख पर तारीख सिविल कोर्ट से भी गया गुजरा बना दिया गया है सूचना आयोग को। बहुत आसान तरीके हैं। एक बार अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में ऑर्डर कर दिया है, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 141 के अनुसार ये प्रत्येक सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक आदेश सभी संस्थाओं पर बंधनकारी होता है। आप भी बेहतर ये जानते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 375 के अनुसार प्रत्येक सरकारी, गैर सरकारी या किसी भी व्यक्ति को सुनवाई भारत के संविधान के अनुसार ही काम करना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बार कोई आदेश आ गया, रिलेवेंट ऑर्डर है, तो उसी आधार पर 100 से ज्यादा एक दिन में केस निराकृत हो सकते हैं। आपको अच्छे से पता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का ऑफिस भी सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। तो अगर वो सूचना के अधिकार के दायरे में आता है, तो और कौन सा कार्यालय होगा जो सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आए। आप धारा 4 देखेंगे, सूचना का अधिकार की धारा 41B, उसमें 17 बिंदुओं की जानकारी के संबंध में बात कही गई है। उसमें 14 या 15 नंबर का
आप उपधारा देखेंगे तो उसमें ये लिखा गया है कि कोई भी कार्यालय जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई जानकारी बनाता है या उसको रखता है तो वो जानकारी सूचना के अधिकार पर देना ही पड़ेगा। अब आप बताइए, क्या हमारे देश में कोई कार्यालय है जो कंप्यूटर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कंप्यूटर या मोबाइल, तो मोबाइल या कंप्यूटर में कोई जानकारी नहीं रखता या टाइप नहीं करता? आप पता करिए, 2012 में मेरा एक जनहित याचिका था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, जिसमें मैंने मांग किया था कि प्रदेश को निर्देश दीजिए कि सूचना के अधिकार की धारा 4 का पालन करे। 24 मार्च 2012 को यह आदेश हुआ है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डबल बेंच का कि अगले 6 महीने में सूचना के अधिकार की धारा 4 का पालन करें। कहां पालन प्रदेश में होता हुआ दिख रहा है? दुर्भाग्य तो हमारा यही है। और उसके बाद राज्य सरकार नोटिफिकेशन करती रहती है। केवल धारा 4 का पालन होने लगे तो आप देखेंगे कि 80% सूचना के अधिकार पर आवेदन लगना बंद हो जाएगा। राज्य सरकार को भी फायदा होगा, आम जनता को भी फायदा होगा। जन सूचना अधिकारी जो ऊर्जा, जो समय इस काम में लगाते हैं वो अपने दूसरे सरकारी काम में खर्च करेंगे। समय, ऊर्जा, धन सबका बचेगा, लेकिन नहीं करते लोग, उसी काम में बार बार उलझे रहते हैं। मैं तो समझा के बात करके थक गया हूं इनको। नहीं मिश्रा जी, इसके लिए क्या क्या व्यवस्था हो सकती है? कौन कर सकता है? क्या देखिए, हो सकता है काम? इस तरह के चीजों में देखिए, सरकारी अधिकारी कर्मचारी आसानी से कोई बात समझते नहीं है या समझ के समझना नहीं चाहते। 100% एक घटना आपको मैं बताता हूं। एक बड़े कार्यालय में, मंत्रालय के एक बड़े कार्यालय में गया, मुझे कुछ कंप्लेन करना था। तो मैं, वो अधिकारी का उम्र मेरी समझ से 55 से 60 के बीच में था। मैं अपना कंप्लेन ले गया और उनको मैं बोला कि ये देखिए 16 पेज का एक ये कंप्लेंट के साथ एनेक्सर कर रहा हूं, मैं डॉक्यूमेंट लगा रहा हूं। तो वो मेरा 16 पेज गिने, तो बोले ये तो कहां, ये तो 8 पेज है। मैं बोला 8 पेज नहीं, 8 पन्ने हैं। एक पन्ने में 2 पेज होता है, आगे और पीछे, इसमें दोनों पेज लिखा हुआ है, तो 16 पेज हुआ। वो मानने को तैयार नहीं थे। वो बोले इसको काटिए, आप 16 पेज को काट के 8 पन्ने लिखिए। मैं लिखने को तैयार था, कोई अड़चन नहीं थी उसमें। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर मैं इसमें 8 पन्ने लिख देता हूं और अंतिम पन्ने का अंतिम पेज अगर मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं, तब भी तो मेरा 8 पन्ना हुआ और उसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैं 20 से 25 मिनट जूझता रहा ये बताने में उनको कि ये पन्ने और ये पेज में ये अंतर होता है। क्या आप मान लेंगे कि ऐसे लोग ये नहीं समझते कि पन्ने और पेज में अंतर क्या है? समझना नहीं चाहते। इस देश में ये जो भारतीय कानून था ना दंडित करने का, अगर उस तरह का कानून हमारे देश में लागू हो जाए तो बड़ा आसान है इनको समझाना और इनको समझना। दुख की बात यह है कि जो काम अदालतों को करना चाहिए, अदालतें भी वो काम नहीं करती। मिश्रा जी, आप थोड़ा समय ज्यादा हो रहा, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन जाते जाते फिनिशिंग लाइन ये बता दीजिए कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। आप इतने वरिष्ठ हैं और इस लाइन पे हैं, तो आप ये बता दीजिए कि इसके लिए क्या लोग क्या इसी तरीके से प्रताड़ित होते रहेंगे या इसका कोई समाधान हो सकता है? देखिए, मेरी समझ से तो अभी का जो कानून है इसमें अदालतों को ही चलकर कानून का पालन कराना पड़ेगा और आम जनता अगर कुछ करना चाहे तो वो संसद में कानून को बदलवाए। जब कानून को बदल दिया जाएगा, नए सिरे से नए ढंग से कानून आ जाएगा, तो उस कानून का पालन करना भी आसान है, उस पर चलना भी आसान है। एक उदाहरण अगर देता हूं आपको, तो समय हो रहा है, फिर कभी मिलेंगे तो विस्तार से एक एक विषय पर चर्चा करेंगे हम लोग।
भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में लागू हुआ था और कहते हैं कि तब से लेके 2007 तक इस देश में भारतीय अंग्रेजों के जमाने का भारतीय कानून पुलिस अधिनियम हमारे देश में लागू होता रहा और अंग्रेजों के पुलिस की तरह हमारी पुलिस भी हम पर अत्याचार सभी तरह के काम हमारे ऊपर करती रही। 2007 में पुलिस अधिनियम आया, 100% लोग नहीं जानते और इसका पालन करते नहीं हैं और कराते भी नहीं। 2007 का पुलिस अधिनियम बहुत सरल, बहुत आसान है, उसको याद करना भी आसान है, उसका पालन करना भी आसान है, लेकिन लोग मानते नहीं है, जानते नहीं है और करना नहीं चाहते। तो सरकार के ऊपर अगर आम जनता ये दबाव बना सके कि भारतीयों के अनुकूल, अरे बाबा, जो अंग्रेज हमारे देश में आकर कानून बनाए और शासन किए, उस देश में आज उनका खुद का कानून वो बदल चुके हैं, वो अपने देश में दूसरे तरह का कानून का पालन करा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में वही कानून चल रहा है। सरकार बदले या अदालतें अपने कानून का उचित रूप से पालन कराए, तब परिवर्तन संभव है इस देश में। मैं इसकी आशा करूंगा। मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आपसे जुड़े। हम इसी तरह इस मुद्दे पर और भी आपसे बात करेंगे। नमस्कार।